नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वह अध्ययन कर रहे हैं हाड़ौती के पठार का। पिछली क्लास में हम लोगों ने हाड़ौती के पठार की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया कि हाड़ौती के पठार की क्या विशेषताएं, जिसमें हमने हाड़ौती के पठार की चट्टानों के बारे में, हाड़ौती के पठार में कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में, हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में, हाड़ौती के पठार में कौन सा अपवा तंत्र और नदी तंत्र है, और जैव विविधता की दृष्टि से हाड़ौती के पठार की जैव विविधता यानी कि जलीय जैव विविधता के बारे में चर्चा की। और इसी कड़ी में आज हम हाड़ौती के पठार की और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हाड़ौती के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं समझना। यह हमारा राजस्थान में यह जो भाग आपको नजर आ रहा है यह है हाड़ौती का पठार। यह है हाड़ौती का पठार। अब जो हमारे राजस्थान में मानसून जो आता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, जिसमें से एक शाखा है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा, जो कि राजस्थान में दक्षिण पूर्व या हाड़ौती के पठार या झालावाड़ जिले से क्या करती है? प्रवेश करती है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है उससे राजस्थान में सबसे ज्यादा मानसूनी बारिश होती है। कितनी होती है? लगभग 90% मानसूनी बारिश होती है। और उससे सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? हाड़ौती के पठार में होती है। और किस जिले में होती है? झालावाड़ जिले में होती है। और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वह झालावाड़। तो अब सबसे पहले तो हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है, तो समझना क्या विशेषता है हाड़ौती के पठार की। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पूर्व ऑब्लिक हाड़ौती का पठार ऑब्लिक झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है वह कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी चर्चा हम जलवायु में बहुत डिटेल से करने वाले हैं। लेकिन जलवायु का प्रश्न किस तरह से भौतिक प्रदेशों से पूछा जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? तो वह आपसे दिशा पूछेगा। तो देखिए दिशा को समझना, यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। और यह जो शाखा है यह है बंगाल की खाड़ी शाखा।
तो जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वह किस दिशा से प्रवेश करती है? तो दक्षिण पूर्व दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। दिशा पूछा जाएगा तो दक्षिण पूर्व। यही पूछा जाएगा कि किस भौतिक प्रदेश या भौगोलिक क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है? तो यह पूरा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो कहां से प्रवेश करती है? दिशा पूछा जाता है तो दक्षिण पूर्व, भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो हाड़ौती का पठार। और यदि आपसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले कि किस जिले से प्रवेश करती है तो वहां झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल की खाड़ी जो शाखा है इससे राजस्थान में 90% मानसूनी वर्षा होती है। यानी कि राजस्थान में जो टोटल मानसूनी बारिश होती है उसका 90% मानसूनी वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? तो यह याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती का पठार, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश जो है वह कहां होती है? हाड़ौती के पठार में होती है, जहां 100 सेंटीमीटर से भी क्या होती है? ज्यादा बारिश होती है। और यदि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो जिला कौन सा है? झालावाड़ है। देखिए स्थान की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने तो माउंट आबू को पढ़ा है। तो माउंट आबू जो है वह राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? झालावाड़ होगा। अब देखिए जब यहां पर बारिश ज्यादा होगी तो यहां की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु होगी। तो अब यहां से समझना कि मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती के पठार में, मौसम विभाग के अनुसार हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान को जलवायु के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो जो हाड़ौती का पठार है यह मौसम विभाग के अनुसार अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। क्लियर हो गया? लेकिन यदि हम कोपेन का वर्गीकरण पढ़ते हैं कि जो व्लादिमीर कोपेन जो कि जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया और कोपेन के अनुसार जो है हाड़ौती का पठार यह AW जलवायु का भाग है। किसका भाग है? AW, यानी कि यहां पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है जलवायु पाई जाती है। लेकिन उसमें अपवाद है, वहां भी आपको समझना है कि कोपेन के अनुसार यहां कौन सी जलवायु पाई जाती है?
और हाड़ौती के पठार का कौन सा जिला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शामिल नहीं है। दोनों तरीके से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हाड़ौती के पठार को लेके और कोपेन के अनुसार क्या बनता है हम उस पर भी बात करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हाड़ौती के पठार में AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती। यह क्लियर हो गया होगा कि कोपेन के अनुसार जो है हाड़ौती के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हालांकि हम जब जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, लेकिन हमें जब भौतिक प्रदेशों को जलवायु से जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाड़ौती के पठार में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, या कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हाड़ौती का पठार किस जलवायु प्रदेश में स्थित है, तो AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में। लेकिन जब हम पर्टिकुलर हाड़ौती के पठार के जिलों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें कुछ अपवाद मिलते हैं। क्या ध्यान रखना, बूंदी जिला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG में स्थित है। यानी कि यदि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जिला CWG में, तो हाड़ौती के पठार का जो बूंदी जिला है यह AW में नहीं आता। इसीलिए भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हाड़ौती के पठार को हम किस में पढ़ते हैं, AW के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हाड़ौती के पठार के जिलों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हाड़ौती के पठार में 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जिसमें से बूंदी जो है वह किस में आता है, CWG में आता है, AW में नहीं आता है। तो अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है समझना। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला या हाड़ौती के पठार का कौन सा जिला AW में शामिल नहीं है। तो बूंदी जिला जो है AW में शामिल नहीं है, यह किस में आता है, CWG, जिसे हम उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, उसमें शामिल है, AW में शामिल नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हाड़ौती के पठार में कोपेन के वर्गीकरण में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि हाड़ौती के पठार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो मौसम विभाग के अनुसार हम कहेंगे तो कौन सी पाई जाएगी, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और कोपेन के अनुसार पूछा जाता है तो AW प्रकार की पाई जाती है। अब जब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का हम अध्ययन करते हैं तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का जो अध्ययन है वह वनस्पति आधार पर किया गया था। पहले उसने वनस्पति को आधार बनाया, उसके बाद उसने तापमान और वर्षा के आधार पर पुनः उसका संशोधन किया। तो उसी के अनुसार यदि हम बात करें तो हाड़ौती के पठार में कौन सी वनस्पति पाई जाती है,
जैसे हम मरुस्थल में पढ़ते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां मरुद्भिद वनस्पति मिलेगी, तो उसी प्रकार हाड़ौती का पठार जो है अति आर्द्र या कोपेन के अनुसार उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, इसीलिए यहां पर सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यह ध्यान रखना, कौन सी पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सवाना तुल्य वनस्पति कहां पाई जाती है, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाती है। और हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण हाड़ौती के पठार में सवाना तुल्य वनस्पति का विस्तार है। तो जलवायु भी क्लियर हो गई है और उसके साथ आपको वनस्पति को लेके पूछा जाए तो वह भी क्लियर हो गया। अब यहां पर बात कर रहे हैं कृषि की कि हाड़ौती के पठार में कौन सी कृषि होती है, समझना यहां पे। हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि की प्रधानता है। कौन सी कृषि की जाती है? आर्द्र कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि, अब आप कहेंगे सर कृषि आर्द्र कैसे होती है? तो आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? आर्द्र कृषि का मतलब है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आर्द्र कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्र कृषि। सौ सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि, कि जहां 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वह कैसी होती है? आर्द्र कृषि। और हाड़ौती का पठार राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहां 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इसीलिए यहां पर कौन सी कृषि की जाएगी? आर्द्र कृषि की जाएगी। तो यह जो प्रश्न हमें कृषि और फसलों से पूछा जाता है कि राजस्थान में आर्द्र कृषि वाला क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र क्लियर हो गया, हाड़ौती का पठार। और यदि आपसे जिले पूछे जाए तो आप दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उन जिलों को ऑप्शन से ढूंढ कर क्या है? निकालना है। और ये प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट पर निर्भर करते हैं, क्यों हमें पता है राजस्थान में जो बारिश है वह ज्यादा बारिश दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में होती है, इसीलिए आर्द्र कृषि सामान्यतः हाड़ौती के पठार यानी कि दक्षिण पूर्वी जिलों में की जाती है। क्लियर हो गया? अब जब यहां पर आर्द्र कृषि की जाती है तो प्रश्न अगला बनता है कि इन आर्द्र कृषि में कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो देखिए फसलें कौन सी होती है, तो यह ध्यान रखना। हाड़ौती के पठार में नगदी या फसलों का
अधिक उत्पादन होता है। यानी कि हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि के अंतर्गत नगदी फसलें बोई जाती हैं। अब आप कहेंगे कि सर नगदी फसलें क्या होती हैं? तो नगदी फसलों का तात्पर्य या व्यापारिक फसलों का तात्पर्य है कि वे फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से या आय प्राप्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। यानी कि जिसका उद्देश्य है कि हम इन फसलों का उत्पादन करेंगे, उसके बाद उनका विपणन करेंगे, बेचेंगे और उससे हम लाभ या आय प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य से इन फसलों का उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नगदी या व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो अब हाड़ौती के पठार में जो है हम कहते हैं कि नगदी फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो अब अगला सीधा प्रश्न बन गया कि हाड़ौती के पठार में कौन सी नगदी फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए हाड़ौती के पठार में उत्पादन होने वाली नगदी फसलें कौन सी हैं? तो देखिए एक एक पर बात करते हैं हम लोग। हाड़ौती के पठार की प्रमुख फसलें कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा हम बात करें तो यहां पर एक तो सोयाबीन, सोयाबीन जो कि खरीफ की फसल है और यह एक क्या है? तिलहन है। तिलहन है और तिलहन का मतलब है ऐसी फसलें जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं या तेल निकालते हैं। तो तिलहन के अंतर्गत आती है और यह सबसे ज्यादा है बारा, कोटा, झालावाड़ में होती है, यानी कि हाड़ौती के पठार में होती है। इसके बाद दूसरी अब बात करें तो धनिया, यहां किसकी है? रबी की फसल है और यह किसके अंतर्गत आते हैं? मसाला के अंतर्गत आते हैं। और धनिया के लिए जो है प्रसिद्ध मंडी है जिसका नाम है रामगंज मंडी, जो कोटा है वह धनिया के लिए जानी जाती है। इसके बाद हम बात करें तो यहां पर धनिया के साथ साथ संतरा का भी उत्पादन होता है। संतरा जो कि कैसी है? बागवानी फसल के अंतर्गत आती है। और इसके लिए झालावाड़ है। तो भवानी मंडी जो है संतरा के लिए जानी जाती है और राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरा कहां होता है? झालावाड़ में होता है, इसीलिए झालावाड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और आपको पता होगा करंट अफेयर्स के बारे में यदि बात करें तो भवानी मंडी झालावाड़ को जो है लाइफ टाइम जो है रत्न अवार्ड भी जो है इसको दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तो ये चीजें जो है हम करंट में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब यहां से यह क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं भवानी मंडी या झालावाड़ को लेकर प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इसके अलावा और भी हम बात करें तो यहां पर गन्ना का उत्पादन भी होता है जो कि खरीफ फसल है और यह किसके अंतर्गत आती है? नगदी फसल के अंतर्गत आती है। कपास का भी यहां पर उत्पादन होता है, यह भी खरीफ फसल है।
यह भी किस में आती है? नगदी फसल के अंतर्गत आती है। इसके अलावा यहां पर अश्वगंधा का भी उत्पादन होता है। यह औषधि के रूप में काम आती है। और झालरापाटन झालावाड़ में जो है अश्वगंधा मंडी भी है। इसके बाद यदि बात करें तो यहां पर चावल और गेहूं का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। चावल और गेहूं का भी उत्पादन होता है, जो किसके अंतर्गत आता है? खाद्यान्न फसलों के रूप में यहां आती है, जिसमें चावल खरीफ के अंतर्गत बोया जाता है और गेहूं रबी के अंतर्गत बोया जाता है। तो इससे हमें यह क्लियर होता है कि हाड़ौती के पठार का जब भी प्रश्न आता है फसलों से, तो मुख्य रूप से सोयाबीन पूछा जाता है, धनिया पूछा जाता है, बागवानी फसलों में संतरा पूछा जाता है। नकदी फसलों में यदि पूछा भी जाएगा तो गन्ना और कपास पूछा जाता है। हालांकि गन्ना और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होता है, लेकिन हाड़ौती के पठार में भी जो है गन्ना और कपास होता है। और औषधि फसलों में अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा जो है सबसे ज्यादा हाड़ौती के पठार में है, और इसकी जो मंडी है वह झालरापाटन झालावाड़ में। और यदि हम चावल की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चावल है यह बूंदी में बोया जाता है। हालांकि उत्पादन जो है वह हनुमानगढ़ में होता है और बासमती चावल सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में होता है, लेकिन चावल यदि ओवरऑल राजस्थान में सबसे ज्यादा बोया जाता है तो वह बूंदी हाड़ौती के पठार में बोया जाता है। तो इसीलिए हाड़ौती के पठार की जो भी फसलें हैं वह भी आपको क्लियर होगी कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, यानी कौन सी कृषि की जाती है, यह भी क्लियर हो गया, और उन कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। अब हमारे यहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर नगदी फसलें बोई जा रही है, तो इन नगदी फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना होता है। तो इसीलिए यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान में औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था है रीको। और रीको जो है उसने कृषि और कृषि संबंधी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए या कृषि और कृषि उत्पादकों का औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से इसी क्षेत्र में जो है पहले मसाला पार्क की स्थापना की थी। कहां पर की गई थी? कोटा में। हालांकि राजस्थान का पहला मसाला पार्क जो है वह जोधपुर में लगाया गया था, लेकिन दूसरा मसाला पार्क है वह कोटा में लगाया गया था। किसके लिए? धनिया के लिए। और उसी मसाला पार्क को अब AEZ एग्रो एक्सपोर्ट जोन में भी कन्वर्ट कर लिया गया है। तो AEZ भी यदि आपसे पूछा जाए तो हम उस पर भी बात करते हैं कि AEZ कहां पर है, मसाला पार्क कहां पर है। रीको द्वारा बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसाला पार्क कहां कहां लगाया गया? जोधपुर और कोटा में। जोधपुर में लगाया गया था जीरा के संबंध में और कोटा में लगाया गया था धनिया के संबंध में। अब इन्हीं को मसाला पार्क को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? AEZ एग्रो एक्सपोर्ट जोन में।
और एग्रो एक्सपोर्ट जोन की स्थापना भी कहां की गई है? कोटा और जोधपुर में। कोटा में जो है वह किसके लिए लगाया गया है? धनिया के लिए। और जोधपुर में किसके लिए लगाया गया है? जीरे के लिए लगाया गया। तो इस तरह से हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी कृषि और फसलों का कौन सी कृषि की जाती है, कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, और वहां पर कौन से संस्थागत प्रयास किए गए हैं ताकि कृषि को बढ़ावा दिए। हम ये सब एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें यह क्लियर हो जाए कि हाड़ौती के पठार का यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वह कौन कौन से टॉपिक या सेक्टर से पूछा जाएगा। तो अब शायद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाड़ौती के पठार के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वह सभी क्वेश्चन या तो यदि जलवायु से पूछा जाएगा तो मौसम विभाग या कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछा जाएगा, यदि वहां से नहीं पूछा जाएगा तो कृषि से पूछा जाएगा, तो आर्द्र कृषि को लेके पूछा जा सकता है, या नकदी फसलों को लेके पूछा जा सकता है, या उनके विकास के लिए जो एक्सपोर्ट जोन बनाए गए उन एक्सपोर्ट जोन को लेके पूछा जा सकता है। तो अब शायद आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसके संबंध में? हाड़ौती के पठार के संबंध में, कि हाड़ौती के पठार को लेके क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो यह शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हाड़ौती के पठार की क्या क्या विशेषता है। अब हमारे राजस्थान में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वह क्या है? कृषि। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। और कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो यहां हम जानते हैं मिश्रित कृषि कहलाती है। तो ध्यान रखना, हाड़ौती के पठार में आर्द्र कृषि के साथ साथ मिश्रित कृषि भी की जाती है। मिश्रित कृषि क्या होती है यह भी नोट कर लेना। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि का मतलब है कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। यदि हम कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। अब यह प्रश्न आपको इतिहास में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहां मिले, तो यह भी मैं आपको नोट करवा देता हूं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष यह कहां से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा से मिले, जिसे हम बागोर की सभ्यता कहते हैं। और बागोर से जो है किस काल के मिले हैं? तो पाषाण काल के। कि बागोर से पाषाणकालीन पशुपालन के अवशेष मिले। अब ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कई बार ज्योग्राफी को इतिहास से जोड़ के, सभ्यताओं से जोड़ के पूछा जाता है, और जिनकी ज्योग्राफी अच्छी होती है उनको इतिहास पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। कि अब जैसे हमने पढ़ा कृषि, तो कृषि से पता चला कि कृषि के साथ साथ कौन सा कार्य होता है? पशुपालन का कार्य होता है। और कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। यह सीधा प्रश्न बन गया। और क्या बन सकता है कि जब राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन होता है तो वह आपसे यह भी तो पूछ सकता है कि राजस्थान में पशुपालन के सबसे पहले अवशेष कहां मिले? तो हमारे राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष जो है बागोर भीलवाड़ा से मिले, जहां पर हम मध्य पाषाणकालीन पशुपालन के अवशेष या मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष के नाम से जानते हैं। और यह राजस्थान में ही नहीं, भारत में भी
पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष वाला स्थान है और इसीलिए राजस्थान की सभ्यताओं में इतिहास के अंतर्गत इसको पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो अब हमारा अगला प्रश्न बनेगा कि जब यहां पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है तो यहां पे कौन सी पशु संपदा पाई जाती है? तो अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो है पशुओं की अलग अलग नस्ल है। जैसे गाय है तो उसकी अलग नस्ल मिलेगी आपको, बकरी है तो उसकी अलग मिलेगी, यदि हम बात करें भैंस है तो उसकी अलग मिलेगी, भेड़ है तो उसकी अलग मिलेगी, घोड़े हैं तो अलग मिलेगी। तो यहां से सीधा हमारा प्रश्न बनता है कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है, और यह ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पशु संपदा से पूछा जा सकता है और करंट से भी पूछा जा सकता है। कि आप कहेंगे सर करंट से कैसे, हमारे सिलेबस में तो नहीं है। यह करंट में इसलिए पूछा जाता है कि 20वीं जो पशु गणना है उसको आधार बना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पशुओं की संपदा का निर्धारण पशु गणना के आधार पर किया जाता है। और जो करंट में पशु गणना है वह 20वीं पशु गणना है, जिसके आंकड़े 2020वीं पशु गणना 2019 के अनुसार जिसके आंकड़ों का प्रकाशन किया गया है। तो इसीलिए 20वीं पशु गणना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उससे ही हम पता करते हैं कि हाड़ौती के पठार में कौन सी पशु नस्ल पाई जाती है। तो देखिए एक एक पशु नस्ल की बात करें कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी पशु संपदा पाई जाती है। तो यहां आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें एक गोवंश है, गाय है, एक भेड़ है, एक बकरी है और एक घोड़ा है। और यदि हम राजस्थान में बात करें तो देखिए यह जो राजस्थान का मानचित्र है, यह राजस्थान का मानचित्र है और इसमें यदि हम हाड़ौती के पठार को लें तो यह पूरा हाड़ौती का पठार है। यह हाड़ौती का पठार। अब इस हाड़ौती के पठार में कौन सी गोवंश की नस्ल है? अब समझना बहुत आसान है। कैसे कि हम ये नहीं पढ़ा था कि जो ये हाड़ौती का पठार है यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। किसका? मालवा के पठार का उत्तरी भाग है और इसीलिए प्राचीन काल में इसे जो है क्या कहा जाता था? मालव प्रदेश के नाम से जानता था। और ये हमने पढ़ा भी है कि इसे मालव प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? मालव प्रदेश, झालावाड़ और इसके आसपास के क्षेत्र को। तो इसीलिए यहां पे जो पशु नस्ल है, यदि हम बात करें गोवंश की, गोवंश में यहां पर मालवी नस्ल पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? गोवंश में यानी कि गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? मालवी नस्ल पाई जाती है। ये ध्यान रखना। यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में मालवी नस्ल की गाय या बैल कहां पाए जाते हैं तो वह हाड़ौती के पठार में और हाड़ौती के पठार के जिलों में पाए जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें भेड़ में तो यहां पर जो भेड़ की नस्ल है, भेड़ में यहां पर जो नस्ल पाई जाती है वह है सोनाड़ी। सोनाड़ी या चनोतर। कौन सी पाई जाती है? सोनाड़ी या चनोतर। और सोनाड़ी के लिए कहा जाता है कि इस भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि किस भेड़ के कान सबसे लंबे होते हैं तो इस सोनाड़ी भेड़ के जो है कान है यहां सबसे क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और जब कान सबसे लंबे होते हैं इसके, तो जब ये चारा चरती है तो ये कान जमीन को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भेड़ की नस्ल जिसके कान जमीन को या भूमि को स्पर्श करते हैं? तो सोनाड़ी या चनोथर जो नस्ल है इसके कान जो है भूमि को स्पर्श करते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी भेड़ की नस्ल है या नहीं है,
तो सोनाडी या चनौतर यह भेड़ की नस्ल है और यह राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में यानी कि हाड़ौती के पठार में यह पाई जाती है। देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, लेकिन हम हाड़ौती के पठार को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम जो भी बात करेंगे वह हाड़ौती के पठार के संदर्भ में करेंगे कि हाड़ौती के पठार में कौन सी गाय की नस्ल है, हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी भेड़ की नस्ल है। इसके बाद यदि हम बात करें बकरी की, तो हाड़ौती के पठार में बकरी की जो नस्ल है वो है जमुनापरी। कौन सी नस्ल है? जमुनापरी जो है यह बकरी की नस्ल है जो कि हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और यदि हम घोड़े की बात करें तो यहां पर मालवी नस्ल का जो है घोड़े जो है पाए जाते हैं। तो घोड़े की कौन सी होगी? मालवी। बकरी की कौन सी होगी? जमुनापरी। गोवंश की कौन सी होगी? मालवी। और भेड़ की कौन सी होगी? चनौतर। अब इसके बाद यदि हम बात करें भैंस की, तो यहां पर जो भैंस की नस्ल पाई जाती है मुख्य रूप से कोटा और बूंदी में मूरा नस्ल की जो है भैंस पाई जाती है। और इसके अलावा दूसरी जो है वह है नागपुरी। नागपुरी और मुर्रा नस्ल की जो है यहां पर भैंसें पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। और मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जिसे कुन्नी या खुंडी भी कहते हैं, या हम पशु संपदा में विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन आप हाड़ौती के पठार को लेकर यदि कोई भी नस्ल पूछी जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी जो है पशु नस्ल होती। और यहां पे पशु प्रजनन केंद्र भी है, ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि मालवी नस्ल पशु प्रजनन केंद्र भी है यहां पे। और यह मालवी नस्ल पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो यह डग झालावाड़ में, डग झालावाड़ में मालवी नस्ल पशु प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो क्लियर हो गया हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं। अब देखिए यहां पर कौन सी नस्लें, यहां पे पशु प्रजनन केंद्र कौन से, ये तो हमने पढ़े, लेकिन इसके बाद यहां पे जो भी पशु है, क्योंकि पशु जो है यह आय का एक स्रोत है, क्योंकि यह डेयरी विकास को भी बढ़ावा देते हैं और पशु आधारित उद्योग जैसे चमड़ा उद्योग है उसको भी बढ़ावा मिलता है, और अन्य ऐसे उद्योग जो पशु संपदा पर आधारित है उनको भी बढ़ावा मिलता है। और इसीलिए यहां पर पशुओं के विपणन के लिए या देखा जाए कि पशुओं को आय की दृष्टि का या आय का एक स्रोत माना जाता है, और इसीलिए यहां पर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से हाड़ौती के पठार में पशु मेलों का भी आयोजन होता है। वैसे हम राजस्थान के पशु मेलों की बात करें तो राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन होता है। कितने पशु मेलों का? 10 पशु मेलों का आयोजन होता है। उन 10 पशु मेलों में से 2 पशु मेले जो है वह हाड़ौती के पठार में होते हैं। तो देखिए बात करते हैं हाड़ौती के पठार में आयोजित होने वाले पशु मेलों की। हाड़ौती के पठार में आयोजित पशु मेले, कि हाड़ौती के पठार में कौन से पशु मेलों का आयोजन होता है। तो हाड़ौती के पठार में 2 पशु मेले आयोजित होते हैं। एक तो है
गोमती सागर पशु मेला। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। और दूसरा जो है वह कौन सा है? वह है चंद्रभागा पशु मेला। तो अब क्लियर हो गया होगा कि हाड़ौती के पठार में कितने पशु मेलों का आयोजन होता है? 2 पशु मेलों का आयोजन होता है, एक गोमती सागर पशु मेला और दूसरा जो है चंद्रभागा पशु मेला। अब सबसे पहले यह दोनों पशु मेले कहां आयोजित होते हैं तो समझना, यह दोनों पशु मेले जो है कहां आयोजित होते हैं? झालरापाटन में। झालरापाटन, झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़ में ही गोमती सागर और झालरापाटन झालावाड़ में ही चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन होता है। अब समझना, चंद्रभागा जो पशु मेला है यह कार्तिक माह में होता है। किस माह में होता है? कार्तिक माह में इसका आयोजन होता है। हिंदी मास के अनुसार यह कार्तिक मास में आयोजित होता है। जबकि यदि हम गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो इसका आयोजन जो है वैशाख माह में होता है। इसका आयोजन जो है वैशाख माह में यह आयोजित की जाती है। हालांकि यह जो प्रश्न है मास, यह आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के प्रमुख मेलों में पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इनको पूछा जाता है कि हाड़ौती के पठार में कौन से पशु मेलों का आयोजन होता है। तो 2 पशु मेलों का आयोजन होता है, एक गोमती सागर पशु मेला जो कि वैशाख माह में झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है, और यह जो गोमती सागर पशु मेला है यह हाड़ौती आंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। नोट कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है वह कौन सा है? गोमती सागर है। जबकि चंद्रभागा जो पशु मेला है यह मुख्य रूप से मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मालवी नस्ल। और यह जो दृश्य दिख रहा है आपको, यह दृश्य 2022 में जो चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किया गया उसका ही यह दृश्य है कि 2022 में चंद्रभागा पशु मेला 2021 का जो है चंद्रभागा पशु मेले का है जो कार्तिक मास में आयोजित किया गया था। 2022 का चंद्रभागा पशु मेला अभी आयोजित किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना, यह 2021 के चंद्रभागा पशु मेले के जो है आयोजन का स्थल है जहां पर यह आयोजित होता है, और यह मुख्य रूप से मालवी नस्ल के लिए जाना जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि हाड़ौती के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक तो विशेषता हमें जलवायु को लेकर पूछी जाती है, चाहे मौसम विभाग का वर्गीकरण है चाहे वह कॉपेन का वर्गीकरण। दूसरा, यहां पे कौन सी कृषि की जाती है, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, उनकी कौन सी मंडियां हैं और कौन से यहां पर उनके विकास के लिए संस्थागत प्रयास किए गए, इनके बारे में अध्ययन किया। साथ ही हमने यहां पे कौन सी पशु नस्ल है और उन पशु नस्ल के लिए कौन से पशु मेलों का आयोजन किया जाता है उनके बारे में हमने जो है अध्ययन किया है। तो ये था हाड़ौती की पठार की कुछ विशेषताएं जो हमने पढ़ी है, और शेष जो अन्य विशेषताएं उनके बारे में हम अगले क्लास में जो है इसके बारे में डिटेल से और अध्ययन करेंगे। साथ ही हम हाड़ौती के पठार के वर्गीकरण की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।